क्यों डरने लगे? याद है वो तूफानी रात? आप सुन रहे हैं न्यूज मिरर का प्रोग्राम फिल्मी किस्से। साल 1949 बॉम्बे का एक बहुत बड़ा बहुत मशहूर और पूरी तरह से बंद फिल्म स्टूडियो। हाँ, जहाँ शूटिंग एकदम रोक दी गई थी। बिल्कुल, उस दिन की शूटिंग रुक चुकी थी क्योंकि कैमरे और माइक्रोफोन उस मशहूर अभिनेता की आवाज रिकॉर्ड करने से बार बार इनकार कर रहे थे जो उनके ठीक सामने खड़ा था। और मामला सिर्फ मशीनों के खराब होने का नहीं था, असली दिक्कत कुछ और ही थी। हाँ, असली खौफ तो तब शुरू हुआ जब साउंड रिकॉर्डिस्ट ने चेक करने के लिए अपने हेडफोन पहने और उस खाली सन्नाटे से भरे कमरे में माइक्रोफोन ने एक औरत के धीमे धीमे हंसने की आवाज रिकॉर्ड कर ली। बाप रे! एक ऐसी आवाज जिसका उस सेट पर कोई वजूद ही नहीं था। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम ठीक इसी रहस्य के केंद्र में उतरने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है जब हमारी वो मशीनें जिन्हें हमने अपनी दुनिया की सच्चाई रिकॉर्ड करने के लिए बनाया है, अचानक कुछ ऐसा रिकॉर्ड करने लगे हैं जिसका कोई तार्किक वजूद ही नहीं होना चाहिए, है ना? बिल्कुल। और ये एक ऐसा विषय है जो मतलब इंसान की तकनीक पर निर्भरता और अज्ञात के डर दोनों को एक साथ चुनौती देता है। सही बात है, क्योंकि देखिए, सिनेमा के सेट को हम एक पूरी तरह से नियंत्रित दुनिया मानते हैं। वहाँ हर लाइट, हर आवाज, कैमरे का हर एंगल एक तय स्क्रिप्ट के हिसाब से चलता है। सब कुछ पहले से प्लान होता है। हाँ, और जब उस बाहरी नियंत्रण के बीच कोई ऐसी चीज घुसपैठ कर दे जिसे वहां नहीं होना चाहिए था, तो वो सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं रह जाती, वो हमारे यथार्थ की समझ पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन जाती है। और इसी सवालिया निशान को समझने के लिए आज हम न्यूज मिरर के विशेष संवाददाता आचार्य मनोज वासुदेव की एक अनपब्लिश्ड रिपोर्टिंग स्क्रिप्ट के पन्नों को खंगाल रहे हैं। इस स्क्रिप्ट का शीर्षक है पर्दे के पीछे का साया। इसमें 1940 और 50 के दशक के बॉलीवुड के दो सबसे मशहूर और खौफनाक फिल्म सेट्स की घटनाओं का जिक्र है। लेकिन इस चर्चा का मकसद सिर्फ भूत प्रेत की कहानियां सुनाना नहीं है ना? एकदम नहीं। मकसद ये समझना है कि उस दौर की तकनीक, इंसान का दिमाग और आज का मीडिया, ये तीनों मिलकर इस तरह के खौफ को कैसे जन्म देते हैं। ये बहुत दिलचस्प एंगल है, क्योंकि 40 और 50 का दशक भारतीय सिनेमा का वो दौर था जब तकनीक पूरी तरह से एनालॉग थी। हाँ, आजकल जैसा डिजिटल और सटीक तो कुछ था नहीं। बिल्कुल नहीं। भारी भरकम कैमरे होते थे, चुंबकीय टेप वाली बड़ी बड़ी साउंड मशीनें होती थी। ये सब बहुत ही बुनियादी स्तर पर काम करते थे। और विज्ञान का एक बहुत सीधा सा नियम है, जो चीज जितनी बुनियादी होती है वो अपने आसपास के वातावरण के प्रति उतनी ही ज्यादा संवेदनशील होती है। तो इस संवेदनशीलता को समझने के लिए ना सबसे पहले एक ऐसी घटना की बात करते हैं जो बहुत ही चश्मदीद थी, जो कैमरे के सामने हुई। हाँ, एक ऐसा खौफ जो सिर्फ महसूस नहीं किया गया बल्कि सैकड़ों लोगों के सामने कैमरे के लेंस के ठीक सामने घटित हुआ। अच्छा। साल 1958, फिल्म थी मधुमती। दिलीप कुमार और वैजंतीमाला मुख्य भूमिकाओं में थे और सिनेमा के दिग्गज बिमल रॉय इसका निर्देशन कर रहे थे। बिमल रॉय तो अपने परफेक्शन के लिए जाने जाते थे। बिल्कुल। तो न्यूज मिरर की स्क्रिप्ट ये बताती है कि शूटिंग एक बहुत ही सुनसान, घने जंगलों और पहाड़ों के बीच चल रही थी। पूरा सेट कोहरे की एक बहुत ही मोटी और सफेद चादर से ढका हुआ था। वो टिपिकल हॉरर वाला माहौल। हाँ, एकदम वैसा ही। दृश्य ये था कि वैजंतीमाला को एक भूतिया लड़की के रूप में उस घने कोहरे को चीरते हुए कैमरे की तरफ आना था। बिमल रॉय अपने काम में कितने सटीक थे ये तो सिनेमा का हर छात्र जानता है। शॉट शुरू हुआ और वैजयंतीमाला ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा स्क्रिप्ट में लिखा था। टेक एकदम परफेक्ट था। फिर गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ तब हुई जब कैमरे के ठीक पीछे खड़े असिस्टेंट डायरेक्टर की नजर मॉनिटर से हटकर सामने उस कोहरे में गई और यहीं से कहानी वो मोड़ लेती है जो किसी भी इंसान के होश उड़ा दे। उसने क्या देखा? असिस्टेंट डायरेक्टर ने देखा कि कोहरे में वैजयंतीमाला के ठीक पीछे एक और लड़की खड़ी है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, एक ऐसी लड़की जो हूबहू वैजयंतीमाला जैसी ही दिख रही थी। उसका कद, उसके कपड़े, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था। लेकिन सबसे खौफनाक बात उसका चेहरा था। चेहरे में क्या था? स्क्रिप्ट के मुताबिक उस दूसरी आकृति का चेहरा कागज की तरह सफेद था और उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी। अरे बाप रे! आंखें पूरी तरह से काली और खोखली थी,
जैसे ही बिमल रॉय को बताया गया, उन्होंने तुरंत भारी भरकम सर्च लाइट उस दिशा में घुमाने का आदेश दिया। और जैसे ही उस तेज रोशनी का फोकस उस लड़की पर पड़ा, वो आकृति हवा में घुल गई। वहां कोई नहीं था, गायब हो गई, एकदम गायब। और दिलीप कुमार ने भी बाद में इस बात को स्वीकारा था कि उस दिन सेट पर कुछ ऐसा था जो समझ से परे था। देखिए, बिना पुतली की आंखें और एक हमशक्ल का कोहरे में खड़ा होना, ये सुनने में किसी लोक कथा जैसा लगता है, लेकिन जब हम इस घटना को मानवीय मनोविज्ञान के लेंस से देखते हैं तो एक बहुत ही ठोस वैज्ञानिक सिद्धांत सामने आता है, जिसे पेरिडोलिया कहा जाता है। एक मिनट, मुझे यहाँ रोकना पड़ेगा। क्या हम सच में ये मान रहे हैं कि इतने बड़े फिल्म सेट पर, जहाँ 50 से ज्यादा क्रू मेंबर्स, लाइटमैन और खुद दिलीप कुमार जैसे दिग्गज मौजूद हों, वहाँ कोई अनजान साया इतनी आसानी से आ सकता है? वही तो मैं कह रही हूँ, वो साया था ही नहीं। तो ये पेरिडोलिया आखिर है क्या, और ये इतने सारे लोगों को एक साथ कैसे धोखा दे सकता है? पेरिडोलिया इंसान के दिमाग की वो इवोल्यूशनरी यानी विकासवादी आदत है, जहाँ वो बिना किसी स्पष्ट जानकारी के भी रैंडम आकारों में एक पैटर्न या चेहरा ढूंढने लगता है। मतलब दिमाग खुद से चीजें बना लेता है? हाँ, हजारों साल पहले जब हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे, तो उनका दिमाग इस तरह से विकसित हुआ कि वो झाड़ियों में छिपे किसी शिकारी के चेहरे को तुरंत पहचान ले, सर्वाइवल के लिए। बिल्कुल। आज हमारा दिमाग उसी पुरानी कोडिंग पे काम करता है। अब इसे मधुमती के सेट पर लागू करके देखते हैं। रात का समय है, घना कोहरा है, दिमाग के पास विजुअल जानकारी बहुत कम है, और ऊपर से पूरा क्रू एक भूतिया दृश्य शूट कर रहा है। एग्जैक्टली। यानी हर किसी का दिमाग पहले से ही डरा हुआ और तनाव में है। मतलब दिमाग पहले से ही उस कोहरे में भूत देखने के लिए खुद को तैयार कर चुका था। यही मानवीय मनोविज्ञान है। जब कोहरे के बीच से रोशनी और परछाई का कोई अजीब सा आकार बनता है, तो दिमाग उस खाली जानकारी को भरने के लिए अपनी कल्पना का इस्तेमाल करता है। तो असिस्टेंट डायरेक्टर ने जो देखा, असिस्टेंट डायरेक्टर ने वैजयंती माला को देखा, और उसके ठीक पीछे कोहरे की किसी परछाई को दिमाग ने तुरंत वैजयंती माला के चेहरे के साथ जोड़ दिया। और वो जो पुतलियों के न होने वाली बात थी, जब दिमाग किसी आकार को दूर से नहीं समझ पाता, तो वो उन हिस्सों को पूरी तरह से ब्लैंक या खाली छोड़ देता है। इसीलिए वो आंखें पूरी तरह काली और खोखली दिखाई दी। ये एक बहुत ही दिलचस्प मैकेनिज्म है, और ये बात इस तथ्य से साबित भी होती है कि जैसे ही सर्च लाइट उस तरफ घूमी, वो आकृति गायब हो गई। बिल्कुल, क्योंकि लाइट ने कोहरे को चीरा, दिमाग को स्पष्ट जानकारी दी, और वो भ्रम उसी सेकंड टूट गया। रोशनी और अंधेरे की ये लड़ाई दिखाती है कि कैसे हमारा दिमाग जानकारी की कमी को खौफ से भर देता है। ये पूरी घटना इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि इंसान की आंखें अक्सर वो नहीं देखती जो सामने होता है, बल्कि वो देखती हैं जो दिमाग उन्हें दिखाना चाहता है। कोहरे में आंखों का धोखा खाना एक तार्किक बात है, समझ आता है, लेकिन इस मनोवैज्ञानिक तर्क की धज्जियां तब उड़ जाती हैं जब हम खुले जंगलों से निकलकर बंद कमरों की बात करते हैं। अच्छा, आप महल की बात कर रहे हैं? हाँ, दृश्य भ्रम को सर्च लाइट से तोड़ा जा सकता है, लेकिन क्या हो जब खौफ दिखाई ही ना दे, जब उसे देखा नहीं बल्कि मशीनों द्वारा सुना जाए? ये थोड़ा मुश्किल है। इसी सवाल के साथ 1958 के उस जंगल से निकलकर हम 1949 के बॉम्बे टॉकीज के उस मशहूर और वीरान स्टूडियो में चलते हैं, जहां फिल्म महल की शूटिंग चल रही थी। बॉम्बे टॉकीज का वो स्टूडियो अपनी विशाल दीवारों और भारी भरकम दरवाजों के लिए जाना जाता था। एकदम किले जैसा। हाँ, एक बार दरवाजा बंद हो जाए तो बाहर की दुनिया से पूरी तरह संपर्क कट जाता था। वहाँ अशोक कुमार और मधुबाला पर एक बहुत ही गंभीर और शांत दृश्य फिल्माया जा रहा था। गाना था आएगा आने वाला। स्रोत के अनुसार ये एक ऐसा शॉट था जहां स्टूडियो में पिन ड्रॉप साइलेंस यानी पूर्ण सन्नाटा होना बहुत जरूरी था। सब कुछ एकदम शांत था, लेकिन जैसे ही साउंड रिकॉर्डिस्ट ने अपना काम शुरू करने के लिए हेडफोन लगाए, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने क्या सुना? उस बंद कमरे में जहां किसी परिंदे का घुसना भी नामुमकिन था, हेडफोन के अंदर उसे एक औरत के लगातार हंसने की आवाज सुनाई दे रही थी। अजीब है। और वो हंसी सामान्य नहीं थी, वो गूंजती हुई, ठंडी और किसी भी जिंदा इंसान से अलग महसूस हो रही थी। और मजे की बात ये है कि ये सिर्फ एक बार की बात नहीं थी। जब भी डायरेक्टर कैमरे और साउंड को सिंक करने के लिए साउंड ओके बोलता,
हाँ, उसी वक्त अचानक स्टूडियो में कोई तकनीकी खराबी आ जाती। या तो भारी कैमरे की रील अपने आप अंदर अटक जाती, या फिर पूरे स्टूडियो की बड़ी बड़ी लाइट्स बिना किसी स्पार्क के एक साथ बुझ जाती। अब देखिए, मुझे तुम्हारी वो पेरिडोलिया वाली बात तो समझ आ गई थी, लेकिन यहाँ बात मशीनों की हो रही है। मशीनें तो मनोवैज्ञानिक दबाव में नहीं आती ना। नहीं, मशीनें डरती नहीं है। और सबसे बड़ी बात है टाइमिंग। मशीन का खराब होना आम बात है, लेकिन ठीक उसी सेकंड पर लाइट का जाना या रील का अटकना जब साउंड ओके बोला जाए, ये ऐसा है मानो वो पुराना स्टूडियो किसी सजीव प्राणी की तरह रिकॉर्ड होने से इनकार कर रहा हो। ऐसा लग तो रहा था। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उन मशीनों ने सच में किसी भूत या ऊर्जा को रिकॉर्ड कर लिया था? देखिए, इसे समझने के लिए हमें भूत प्रेत से हटकर 1940 के दशक की एनालॉग तकनीक की गहराई में जाना होगा। अच्छा, उसमें क्या खास था? आज की डिजिटल रिकॉर्डिंग में क्या होता है, मशीन सिर्फ उसी आवाज को पकड़ती है जिस पर उसे फोकस किया जाता है, बाकी शोर को वो खुद काट देती है। लेकिन उस दौर की साउंड रिकॉर्डिंग मशीनें चुंबकीय टेप यानी मैग्नेटिक टेप पर काम करती थी। वो किसी सेंसर की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े गीले स्पंज की तरह काम करती थी। गीले स्पंज? गीले स्पंज से तुम्हारा मतलब है कि वे अपने आसपास की हर चीज को सोख लेती थी? बिल्कुल। एक गीला स्पंज सिर्फ वही पानी नहीं सोखता जो आप उस पर डालते हैं, बल्कि वो हवा की नमी को भी अपने अंदर खींच लेता है। वो पुरानी मशीनें वातावरण में मौजूद सबसे सूक्ष्म रेडियो फ्रीक्वेंसी या कह लें RF इंटरफेरेंस को भी पकड़ने की क्षमता रखती थी। ये बहुत संभव है कि स्टूडियो के बाहर से गुजरने वाली किसी ट्रैम लाइन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या शहर में बज रहे किसी रेडियो स्टेशन के सिग्नल ने उन तारों के जरिए मशीन में प्रवेश कर लिया हो। और फिर वो आवाज बन गई। हाँ, जब एक बेतरतीब रेडियो सिग्नल या स्टैटिक शोर को एक भारी हेडफोन में सुना जाता है, तो इंसान का दिमाग उसे किसी मानवीय आवाज में बदलने लगता है। इसे ऑडियो पेरिडोलिया कहते हैं। अच्छा, तो मतलब वो औरत की हंसी कोई भूत नहीं, बल्कि किसी दूर बज रहे रेडियो के सिग्नल का बिगड़ा हुआ रूप हो सकती है। बिल्कुल। जिसे रिकॉर्डिस्ट के दिमाग ने एक खौफनाक हंसी में तब्दील कर दिया। इसकी तकनीकी संभावना बहुत अधिक है। और वो जो मशीनें एक साथ खराब हो रही थी, उसका क्या? जहाँ तक मशीनों के एक साथ खराब होने की बात है, 1940 के दशक में बिजली के ग्रिड बहुत अस्थिर होते थे। जब भारी कैमरे की मोटर एक साथ स्टार्ट होती थी और कई बड़ी लाइट्स एक साथ पावर खींचती थीं, तो उस अचानक आए वोल्टेज ड्रॉप के कारण सर्किट ट्रिप कर जाते होंगे। ओह, समझ गया। इसी वजह से रील अटकती होगी और लाइट्स एक साथ बुझ जाती होंगी। ये एक बहुत ही तार्किक और शानदार मैकेनिज्म है कि कैसे खराब इलेक्ट्रिकल ग्रिड और रेडियो फ्रीक्वेंसी मिलकर एक ऐसा माहौल बना देते हैं जो किसी श्रापित हवेली जैसा लगने लगता है। बिल्कुल, साइंस में हर चीज का जवाब होता है। लेकिन इन घटनाओं की सच्चाई जो भी रही हो, चाहे वो इंसान के दिमाग का धोखा हो या एनालॉग मशीनों की तकनीकी सीमाएं, न्यूज मिरर के पत्रकार आचार्य मनोज वासुदेव ने इस स्क्रिप्ट में इस पूरी घटना को जिस तरह से डिजाइन किया है, वो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाता है। ये रिपोर्टिंग स्क्रिप्ट अपने आप में मीडिया मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। सच में इसमें सिर्फ घटनाएं नहीं लिखी गई हैं, बल्कि ये विस्तार से बताया गया है कि इस कहानी को दर्शकों के सामने पेश कैसे करना है। हाँ, मैंने स्क्रिप्ट में दिए गए उन खास निर्देशों को देखा है। उसमें रिपोर्टर के लिए स्पष्ट हिदायत है कि सस्पेंस वाले शब्दों को बोलते समय उसे 1 से 2 सेकंड का भारी ठहराव लेना है, मतलब पॉज लेना है। और सिर्फ बोलने का तरीका ही नहीं, हाँ, इतना ही नहीं, एडिटिंग के लिए भी सख्त निर्देश हैं। बैकग्राउंड में 90 के दशक का धीमा टिक टिक करता भारी संगीत बजना चाहिए। बीच बीच में घुंघरू की छनक, एक पुराने दरवाजे के चरमराने की आवाज और तेज हवा का खौफनाक शोर होना चाहिए। ये सारे निर्देश ये साबित करते हैं कि पत्रकारिता की आड़ में यहाँ एक पूरा थिएटर खड़ा किया जा रहा है। एक परफॉर्मेंस चल रही है। बिल्कुल, एक ऐसा रंगमंच जिसका इकलौता मकसद दर्शकों को डराना है। लेकिन क्या ये सब मूल घटना की गंभीरता को खत्म नहीं कर देता? मेरा मतलब है, बिमल रॉय और अशोक कुमार जैसे दिग्गजों ने जो भी महसूस किया होगा, वो एक वास्तविक अनुभव था। वो तो था, लेकिन ये टिक टिक करता संगीत और घुंघरू की छनक, क्या ये सिर्फ दर्शकों की भावनाएं भड़काने और सस्ती TRP बटोरने का एक सस्ता तरीका नहीं है? क्या हम इसे पत्रकारिता कह भी सकते हैं? देखिए, इसे सिर्फ सस्ती TRP कहना ना, इस पूरी प्रक्रिया को कम आंकना होगा।
अच्छा, मनोज वासुदेव जो कर रहे हैं वो इंसान के नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र को हैक करने का एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है। नर्वस सिस्टम को हैक करना, ये कैसे काम करता है? थोड़ा विस्तार से समझाओ। वे जानते हैं कि अगर वे सिर्फ तथ्य बताएंगे तो दर्शक अपने तर्क का इस्तेमाल करेंगे और कहानी को खारिज कर देंगे। सही बात है, लोग लॉजिक लगाने लगेंगे। इसीलिए वे आवाजों के जरिए सीधे इंसान के दिमाग के उस हिस्से पर हमला करते हैं जिसे एमिगडाला कहते हैं, जो डर के लिए जिम्मेदार होता है। स्क्रिप्ट में जिस टिक टिक करने वाले संगीत का जिक्र है ना, हाँ, वो जो बैकग्राउंड में चलता है, वो असल में इंसान की धड़कन की गति से मेल खाने के लिए बनाया जाता है। इसे साइकोलॉजी में एंट्रेनमेंट कहते हैं। बाप रे। जब आप लगातार एक तेज टिक टिक सुनते हैं तो आपका दिल अनजाने में उसी रफ्तार से धड़कने लगता है, आपका शरीर तनाव में आ जाता है। और वो दरवाजे की आवाज, रही बात दरवाजा चरमराने या घुंघरू की अचानक छनक की, ये आवाजें इंसान के स्टार्टल रिफ्लेक्स यानी चौंकने की प्रवृत्ति को ट्रिगर करती हैं। मतलब दर्शक को डरा के बांधे रखना है। बिल्कुल। जब शरीर एक बार इस फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है तो तार्किक सोच काम करना बंद कर देती है। इसका मतलब है कि वे दर्शकों को जानकारी नहीं दे रहे हैं, बल्कि उन्हें शारीरिक रूप से डरा रहे हैं ताकि वे स्क्रीन से नजरें ना हटा सकें। ये तो दर्शकों के दिमाग के साथ सीधा सीधा एक मनोवैज्ञानिक खेल है। और वो जो आखिरी सवाल है उनका, हाँ, रिपोर्टर का आखिरी सवाल भी तो यही है, क्या हॉरर फिल्मों के निर्देशक अनजाने में असली ताकतों को दावत दे बैठते हैं? ये सवाल किसी तथ्य पर आधारित नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ उस टिक टिक वाले संगीत के असर को और गहरा करने के लिए फेंका गया एक जाल है। न्यूज मीडिया और हॉरर सिनेमा के बीच की ये जो धुंधली होती रेखा है ना, ये आज के दौर की सबसे बड़ी सच्चाई है। कहानी कैसे सुनाई जा रही है ये इस बात से ज्यादा अहम हो गया है कि कहानी असल में है क्या। डर बिकता है और जब उसे सही साउंड इफेक्ट्स के साथ पैकेज किया जाता है तो वो सबसे महंगे दाम पर बिकता है। तो अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा के धागों को एक साथ समेटें तो एक बहुत ही स्पष्ट लेकिन बेचैन करने वाली तस्वीर उभर कर सामने आती है। 1958 के घने जंगलों में जो हुआ वो इंसान के दिमाग की उस आदिम फितरत का नतीजा था जो जानकारी के अभाव में कोहरे के अंदर भी चेहरे तराश लेती है। पैरेडोलिया इंसान की आंखों का वो धोखा है जिसे एक तेज रोशनी पल भर में मिटा सकती है। और 1949 के बॉम्बे टॉकीज के बंद स्टूडियो की घटना हमें ये याद दिलाती है कि हमारी बनाई मशीनें कभी भी दोष रहित नहीं रही। पुरानी एनालॉग टेप्स जिन्हें हम सच्चाई का पैमाना मानते थे, वे असल में रेडियो तरंगों और अस्थिर बिजली के शिकार थे। जो खौफनाक आवाजें मशीनों ने पकड़ी वे शायद किसी अदृश्य दुनिया से नहीं बल्कि उसी दुनिया के किसी दूर बज रहे रेडियो से आ रही थी, जिसे इंसान के दिमाग ने खौफनाक हंसी में बदल दिया। बिल्कुल। लेकिन इन मनोवैज्ञानिक और तकनीकी सच्चाइयों से भी ज्यादा खौफनाक वो तरीका है जिससे न्यूज मिरर जैसी मीडिया संस्थाएं इन घटनाओं का इस्तेमाल करती हैं। वे इंसान के दिल की धड़कन को नियंत्रित करने वाले संगीत और अचानक डराने वाली आवाजों का इस्तेमाल करके एक ऐसा डर का थिएटर बनाते हैं जहां तथ्य कहीं पीछे छूट जाते हैं और सिर्फ एक शारीरिक खौफ बाकी रह जाता है। ये चर्चा दिखाती है कि सबसे बड़ा डर कैमरे के सामने खड़ा कोई साया नहीं है, बल्कि वो तरीका है जिससे हमारा अपना दिमाग और आसपास का मीडिया हमें मैनिपुलेट करता है। तकनीक, मनोविज्ञान और मीडिया का यह त्रिकोण आज भी हमारे आसपास मौजूद है, बल्कि 1940 के दशक की तुलना में ये आज कहीं अधिक ताकतवर और अदृश्य हो चुका है। और यही बात इस पूरी चर्चा को एक ऐसे मुकाम पर लाके छोड़ देती है जहां एक बहुत ही गहरा विचार जन्म लेता है। जरा इस तथ्य पर गौर किया जाए, 1940 और 50 के दशक के वो भारी भरकम कैमरे और माइक्रोफोन जो तकनीकी रूप से बहुत कमजोर थे। हाँ, उनकी क्षमता बहुत सीमित थी, फिर भी वे हवा की नमी, अस्थिर रेडियो तरंगों और उस वीरानपन की ऊर्जा को पकड़ने में सक्षम थे जिसने बॉम्बे टॉकीज के दिग्गजों को भी पसीना ला दिया था। और वो मशीनें दिन के आखिर में बंद कर दी जाती थीं। उनकी एक सीमा थी। लेकिन आज के इस दौर में हम इंसानों ने खुद को जिन मशीनों से घेर रखा है वे कभी बंद नहीं होती। हमारे लिविंग रूम में रखे स्मार्ट स्पीकर्स, हमारे हाथों में हर वक्त मौजूद मोबाइल फोन, हमारे लैपटॉप के डिजिटल माइक्रोफोन, ये तो हर वक्त ऑन रहते हैं। ये उपकरण उन पुराने एनालॉग टेप से हजारों गुना ज्यादा संवेदनशील हैं। ये सिर्फ आवाज नहीं बल्कि कमरे के तापमान और हमारी सांसों की गति तक को रिकॉर्ड करने की क्षमता रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये 24 घंटे और 7 दिन सुन रहे हैं। जब कोई इंसान अपने घर से बाहर जाता है,
जब एक कमरा पूरी तरह से खाली होता है और वहां एक गहरा सन्नाटा छा जाता है, तो क्या वे अत्याधुनिक अति संवेदनशील माइक्रोफोन उस सन्नाटे के बीच हवा में तैरती किसी ऐसी फ्रीक्वेंसी को, किसी ऐसी खामोश हलचल को लगातार रिकॉर्ड कर रहे होते हैं जिसका हमें कोई अंदाजा ही नहीं है? ये एक ऐसा विचार है जो खाली कमरों के सन्नाटे को कभी भी पहले जैसा नहीं रहने देगा। क्या हमारी आधुनिक मशीनें उस खालीपन में कुछ ऐसा पकड़ रही हैं जिसे प्ले करके सुनने की हिम्मत किसी इंसान में ना हो? इसी विचार के साथ इस चर्चा को यही विराम देते हैं। यदि आपको ये पोस्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक तथा इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर कर लें। आप सुन रहे हैं न्यूज मिरर का प्रोग्राम फिल्मी किस्से। यदि आपको ये पोस्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक तथा इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर कर लें। जागी जागी आंखों में आजा, निंदिया की तरह अंधियारी रातों में आजा, रोशनी की तरह। जागी जागी आंखों में आजा, निंदिया की तरह अंधियारी रातों में आजा, रोशनी की तरह। तेरे लिए कितने सपने बुने मैंने, तेरे लिए कितने सपने बुने मैंने। उड़ते परिंदों के पंख गिने मैंने, उड़ते परिंदों के पंख गिने मैंने। तेरी बिंदिया भी लगे मुझको चंदा की तरह, जा जा निंदिया की तरह। अंधियारी रातों में आजा, रोशनी की तरह। आजा निंदिया की तरह, निंदिया की तरह।